हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 12 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस UNDV 2025। संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025। तो ये इसका 20वां संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस है इस बार। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 है वो 20वां संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस है और ये इस बार 12 मई को मनाया जा रहा है। ये प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, तो ये 12 मई को मनाया जा रहा है। और इसकी थीम मानव सम्मान के लिए एकता और समावेशिता, विश्व शांति और सतत विकास के लिए बौद्ध अंतर्दृष्टि रखी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 की थीम क्या है? मानव सम्मान के लिए एकता और समावेशिता, विश्व शांति और सतत विकास के लिए बौद्ध अंतर्दृष्टि। और संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये वियतनाम के हो ची मिन शहर में किया जा रहा है। पहली बार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान वियतनाम में सारनाथ से पवित्र बुद्ध अवशेष का प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो सारनाथ के बौद्ध स्तूप है, उसमें जो पवित्र बुद्ध अवशेष रखे हैं उनका प्रदर्शन भी यहाँ किया जाएगा। इसकी जड़ें, जो वैसाख दिवस है, इसकी जड़ें प्राचीन चंद्र मास वैसाख से जुड़ी हुई हैं और ये मई माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, मई माह में जो पूर्णिमा आती है बुद्ध पूर्णिमा, उसको ये मनाया जाता है। बुद्ध का जन्म 623 ईस्वी पूर्व वैसाख के दिन ही हुआ था, जो कि 2.5 सहस्त्राब्दी से भी अधिक पुराना है, 2.5 शताब्दियों से भी अधिक पुराना है। 627 ईसा पूर्व वैसाख के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्ध को वैसाख के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका निधन भी हुआ था। तो बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। महावंश इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वैसाख उत्सव की शुरुआत श्रीलंका से हुई थी, जहां राजा दूतगामनी के शासनकाल के दौरान लगभग 2100 वर्ष पहले इस उत्सव की शुरुआत हुई थी। तो इस वैसाख दिवस की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ये श्रीलंका से मानी जाती है, राजा दूतगामनी के शासनकाल के दौरान लगभग 2100 वर्ष पूर्व। ठीक है, और 15 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैसाख दिवस को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में वैश्विक मान्यता देने के लिए प्रस्ताव 54/115 पारित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 दिसंबर 1999 को वैसाख दिवस को मान्यता प्रदान की गई थी, वैश्विक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला टॉपिक है पारंपरिक चिकित्सा के मित्रों के समूह की बैठक। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये कहाँ आयोजित हुई है? ये 9 मई को जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन में आयोजित की गई है। 9 मई को जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और पारंपरिक चिकित्सा के मित्रों का समूह GFTM है, वो मई 2023 में भारत द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो GFTM है ये ग्रुप भारत द्वारा मई 2023 में बनाया गया था। ये है क्या? तो ये अनौपचारिक मंच है जो WHO के सदस्य देशों को पारंपरिक चिकित्सा को स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने पर चर्चा करने और उनका समर्थन करने का मौका प्रदान करता है। ठीक है, तो ये एक अनौपचारिक मंच है जो WHO के जो मेंबर हैं उनको पारंपरिक चिकित्सा को स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करने और उनका समर्थन करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, जो दूसरा WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन है वो 2 से 4 दिसंबर 2025 को भारत में आयोजित किया जा रहा है। जो पहला WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन था वो भी वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया गया था, गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ आयोजित हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में। और ये दूसरा भी 2 से 4 दिसंबर 2025 को भारत में ही आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ये बुक का नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ये हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, उनकी पुस्तक है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय की पुस्तक है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। तो ये कहाँ स्थापित की गई है? ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में
राजनाथ सिंह द्वारा, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। ये भारत रूस सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस एक बहुमुखी मिसाइल है जिसने भूमि आधारित, जहाज आधारित, वायु प्रक्षेपित और पनडुब्बी आधारित संस्करणों में अपनी क्षमताओं को साबित किया। ये चारों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, भूमि से भी, जहाज से भी, हवा से भी और पनडुब्बी से भी। ठीक है, ये चारों प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया के बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस नामक संयुक्त उद्यम द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो किसने बनाया इसको? भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया। ठीक है, मशीनो स्ट्रोयेनिया, इसके द्वारा एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस, और ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ये एक लंबी दूरी की परमाणु सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, और इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रूस की नदी है और ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है, चीन से निकलकर आती है। ठीक है, इन नदियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। 12 जून 2001 को ब्रह्मोस का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, 12 जून 2021 को इसका पहला टेस्ट किया गया था। अब देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के प्रकार। तो एक तो पहला है ब्रह्मोस मिसाइल। ये विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका वजन 3 टन, लगभग 3000 किलोग्राम और लंबाई 9 मीटर है। ठीक है, इसकी अधिकतम गति है वो 2.8 मैक है, 2.8 मैक है, और इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। और इसमें जो प्रणोदन है वो दो चरणीय मिसाइल। प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक इंजन लगा हुआ है, दूसरे चरण में दर्व रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सुपरसोनिक है। ठीक है, तो इसमें रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है दूसरे चरण में। ठीक है, तो ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। इसको दाग दो और फिर ये सीधा लक्ष्य पर जाके लगेगी। इसको बीच में रोकना या अवरोध करना मुश्किल है। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी है और गाइडेंस सिस्टम है। ठीक है, स्टील टेक्नोलॉजी और गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया गया इसमें। 2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला बैच सौंपा गया था, और भी कई देशों के साथ, इंडोनेशिया वगैरह के साथ इनके निर्यात की बातें चल रही हैं। अगला है ब्रह्मोस एनजी, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। पहली थी ब्रह्मोस, दूसरी है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, ब्रह्मोस एनजी। ये भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये मूल ब्रह्मोस की तुलना में काफी छोटी और हल्की है। ठीक है, इसका वजन 1.6 टन है, उसका था 3 टन, और लंबाई 6 मीटर है, उसकी थी 9 मीटर। ठीक है, तो इसके वजन में काफी हल्की है और छोटी भी है। इसकी अधिकतम गति 3.5 मैक है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। अगला है ब्रह्मोस सेकंड मिसाइल, ब्रह्मोस सेकंड, ये तीसरी है ब्रह्मोस सेकंड। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियां उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियां हैं जो अत्यंत उच्च गति, आमतौर पर मैक 5 या उससे अधिक पर यात्रा करने में सक्षम है। ठीक है, इनकी गति ध्वनि से 5 गुना या उससे अधिक तेज होती है। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियां हैं। तो इसकी अपेक्षित गति है वो मैक 7 से अधिक, संभवतः मैक 8 तक रहने वाली है, और इसकी अपेक्षित रेंज है वो लगभग 620 मील या 1000 किलोमीटर तक होने वाली है। यह अभी विकास के चरण में है। और भारत में ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया गया है। भारत ने इसको कन्फर्म किया है कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट करने के लिए किया है। ठीक है, तो पहली बार युद्ध में भी इसका प्रयोग हो चुका है। अगला है तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इसमें तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में कुल 7 पदक जीते हैं। इसमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। तो टोटल 7 पदक भारत ने इसमें जीते हैं। और भारत के मधुरा धामन गांवकर ने अमेरिका की कार्सन क्रे पर 139-138 की जीत के साथ अपना पहला व्यक्तिगत विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये चीन के शंघाई में आयोजित किया गया था। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 कहाँ आयोजित हुआ था? चीन के शंघाई में। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की वायु रक्षा प्रणालियां, एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में एक एकीकृत काउंटर यूएस मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड शामिल है। ठीक है, इसमें सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं,
सरफेस टू एयर मिसाइल हैं वो प्रणालियां हैं, जो मिसाइल प्रणालियां हैं सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणालियां, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला देखते हैं S-400 ट्रायम्फ, ये काफ़ी चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये काफ़ी चर्चा में रही है। जो ड्रोन अटैक हुए, मिसाइल अटैक हुए भारत पर, उन सबको इसने विफल कर दिया। तो ये रूस से प्राप्त हुई है भारत को, और भारत में इसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। भारत में इसका नाम सुदर्शन चक्र रखा गया है, ठीक है। और ये रूस की मिसाइल प्रणाली है, ठीक है। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का, भारत ने रूस से इसको खरीदा है। ये विश्व के सबसे उन्नत लंबी दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल में से एक है, ठीक है। सबसे उन्नत लंबी दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल में से एक है। ये संपूर्ण 360 डिग्री रडार और मिसाइल कवरेज प्रदान करता है। एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और हिट कर सकता है, ठीक है। ट्रैक और हिट कर सकता है एक साथ कई लक्ष्यों को। ये इसकी रेंज और क्षमता देखते हैं तो ये 600 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है, ठीक है, और 400 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। इसकी ऊंचाई कवरेज है वो 30 मीटर से 30 किलोमीटर तक है। कम ऊंचाई वाले ड्रोन से लेकर उच्च ऊंचाई वाले विमानों और मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी है, ठीक है। तो 30 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, ठीक है। अगला है ब्राक 8। तो भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है ब्राक 8 को, और ये मध्यम से लंबी दूरी, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। मध्यम से लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये मैक 2 गति से सुसज्जित है। इसकी जो स्पीड है वो मैक 2 है, ठीक है। और हवा में एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है, एक साथ कई लक्ष्यों को हिट कर सकती है। 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और इस प्रणाली के समुद्री और भूमि आधारित दोनों प्रकार मौजूद हैं, ठीक है। इसको समुद्र और जमीन दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। अगला है आकाश हथियार प्रणाली। ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। ये लघु दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अंतर्निर्मित इलेक्ट्रॉनिक काउंटर उपायों ECCM से सुसज्जित है। ये समूह मोड या स्वायत्त मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को शामिल कर सकता है, एक साथ कई लक्ष्यों को ये हिट कर सकता है, ठीक है। और भारत द्वारा इसका विकास स्वदेशी रूप से किया गया है। इसकी रेंज और क्षमता देखते हैं तो ये इसकी रेंज है वो 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है। लघु दूरी की मिसाइल है, और इसके संचालन की ऊंचाई है वो 100 मीटर से 20 किलोमीटर तक, ठीक है। 100 मीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वार कर सकती है। ये सक्रिय और निष्क्रिय जैमिंग के विरुद्ध उच्च प्रतिरक्षा है इसमें, और ये पता लगाने से लेकर, ठीक है, वार करने तक त्वरित प्रतिक्रिया समय के साथ पूर्णतः स्वचालित है, ऑटोनोमस है, ठीक है। और इसमें कमांड मार्गदर्शन प्रणाली है। तो ये थी भारत की मिसाइल एयर डिफेंस। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।